नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की 4 बड़ी खबरों के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ पहुंचे। यहां उन्होंने लखनऊ में करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। साथ ही विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इस मौके पर सीएम योगी भी मौजूद रहे। दूसरी खबर, अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। बहराइच में सपा की नौजवान पटेल यात्रा का आयोजन किया गया, तो कुंडा के बाहुबली विधायक राजा भैया जनसंपर्क यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा के पहले दिन राजा भैया अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ निकले हैं। तीसरी बड़ी खबर है, कल से यूपी में 1ली से 5वीं तक के स्कूल को खोलने की तैयारी शुरू है। कोविड प्रोटोकॉल के तहत ये स्कूल खोले जा रहे हैं। नियमों की अनदेखी करने पर स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। आइए चौथी खबर की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट से सुपरटेक बिल्डर को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के एमरल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के टावर 16-17 को अवैध बताया है। इसे 3 महीने में गिराने का आदेश दे दिया गया है। साथ ही फ्लैट मालिकों का पैसा भी वापस किया जाएगा, ब्याज समेत। यूपी बीजेपी ने ट्वीट करके विपक्ष पर निशाना साधा है। तस्वीर ट्वीट करके सीएम योगी को पालनहार बताया है। तो देखिए, अब ट्विटर पर भी सियासत कितनी रंग पकड़ती, जोर पकड़ती नजर आ रही है कि जहां बयानबाजी के दौर के अलावा ट्वीट का भी दौर पैरेलल चलता है, समानांतर चलता है। देखिए क्या ट्वीट हुआ है। बीजेपी उत्तर प्रदेश ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे ये एक एनिमेटेड ट्वीट है। देखिए, इसमें दिखाया गया है किस तरीके से पालनहार कौन है। तो विपक्ष पर निशाना साधा गया और ये जो काले काले बादल दिख रहे हैं, सिर पर उठाए हैं यूपी, जिसे बाल स्वरूप में देख सकते हैं। योगी आदित्यनाथ ने यूपी को उठाया हुआ है। कई मुद्दों से लड़ते, आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्मार्ट लखनऊ, स्मार्ट प्रदेश के तहत आज लखनऊ में करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। साथ ही विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर लगाए जाने को लेकर सीएम योगी के कामों की तारीफ में क्या कुछ कहा, सुनिए। से एक बार अपने प्रणाम। मैंने देखा कि बहुत सारी होर्डिंग्स लगी हुई थी, बहुत सारे लोगों के, हम सब सारे लोगों के चित्र लगे थे। मित्रों, मैं पिछली बार भी आया था, एक बार जब यहां पर ऐसे ही लोकार्पण का कार्यक्रम था, उस समय भी, लेकिन उस समय उसकी चर्चा नहीं कर पाया। लेकिन मुझे दिल से जो लगा वो मैं कहना चाहता हूं। इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी कर चुके हैं। आप इतना कि कम से कम लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जब हम सारे लोगों का चित्र लगाइए, हम लगाइए मत लगाइए या आपकी मर्जी, लेकिन ऊपर हम सभी के ऊपर कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी का एक चित्र नजर आना चाहिए। मैं यह आप लोगों से पूछता हूं, उसी को शब्दों में बांधने की कोशिश करता हूं। बहनों भाइयों, मैं 2 दिन पहले तमिलनाडु में और महाराष्ट्र में था। मुझे गर्व की अनुभूति हुई जब वहां पर विकास कार्य को लेकर हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ हमको सुनने को मिली, तो सचमुच मुझे बेहद खुशी हुई। विकास का चक्का जितनी तेजी के साथ इस उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ाने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। मैं जानता हूं कि हमारे विरोधियों को यह सब कुछ देखते हुए भी उनके मुंह से यह आवाज नहीं निकलेगी कि विकास कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितनी तेजी के साथ हो रहा है। वहीं स्मार्ट लखनऊ, स्मार्ट प्रदेश कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। ये आने वाले उत्तर प्रदेश की उस तस्वीर को प्रस्तुत करता है जो उत्तर प्रदेश के नौजवानों को सम्मानजनक ढंग से आगे बढ़ने, स्वावलंबन के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा और जिससे आज की 1710 करोड़ रुपए की विभिन्न विभागों की इन परियोजनाओं के माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी का मार्गदर्शन, उनका नेतृत्व लखनऊ वासियों को प्राप्त हो रहा है। यहां इंफ्रास्ट्रक्चर का भी है, यहां पर हेल्थ का भी है, मेडिकल एजुकेशन का भी है, वोकेशनल एजुकेशन भी इसमें है, लोक निर्माण विभाग के भी विभिन्न परियोजनाएं हैं, स्मार्ट सिटी मिशन से भी जुड़ी हुई परियोजनाएं हैं।
उन तमाम परियोजनाओं को एक साथ यहां पर लोकार्पण का कार्यक्रम माननीय रक्षा मंत्री जी के करकमलों से भी संपन्न हुआ है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिवंगत दिग्गज नेता को आज श्रद्धांजलि दी गई। लखनऊ में आयोजित इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे। साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देते नजर आए। तो बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्र भी कल्याण सिंह की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे। तो देखिए इस तस्वीर को, जहां सत्ता पक्ष के लोग तो नजर आए और बसपा से सतीश चंद्र मिश्र को भी देखा गया, जिन्होंने कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी। ये कद था कल्याण सिंह का प्रदेश में। अब बात बाढ़ और बारिश की, तो ग्रेटर नोएडा के कुलेसरा की सड़कों की हालत देखिए, पानी पानी हो चुका है। ये ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की पोल खोलता, ये देखिए तस्वीर। हल्की सी बारिश के बाद किस तरीके का माहौल है, पानी ही पानी, यातायात प्रभावित। कुछ दिन पहले भी बरसात का पानी भरने के बाद 2 अधिकारियों पर कार्रवाई हुई थी, लेकिन लगता नहीं है कि कुछ खास उसका असर या उससे सबक लेते कोई नजर आ रहा है, क्योंकि ये सड़कें भी ग्रेटर नोएडा की। तो सुबह से ही नोएडा एनसीआर के कई इलाकों में बारिश हो रही है। लोगों को गर्मी से राहत तो जरूर मिली है, लेकिन नोएडा, ग्रेटर नोएडा के कई इलाकों में सुबह से बारिश की वजह से पानी भरने की समस्या जरूर सामने आई है। नोएडा एनसीआर में सुबह से रुक रुक कर हो रही बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से निजात जरूर मिली है, लेकिन नोएडा, ग्रेटर नोएडा में हल्की बारिश से ही कई इलाकों में जलभराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे आम जनता को इस परेशानी से जूझना पड़ता है। इस वक्त हम कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि हल्की बारिश से ही जल भराव होने लगा है, और अगर थोड़ी बारिश और हुई तो यहां पर जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। आपको बता दें, इससे पहले भी यहां कई बार जल भराव की समस्या से लोग दो चार होते हुए नजर आए हैं, लेकिन मौसम के बदलते मिजाज ने जहां लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत दी है, वहीं जल भराव की समस्या से लोगों को दो चार होना भी पड़ रहा है। अगर हम मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आज, कल और परसों यानी 1 और 2 सितंबर को भी हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। 3, 4 और 5 सितंबर को बारिश नहीं होगी और 6 सितंबर से फिर से नोएडा, दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है। यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अब लोगों को उमस भरी गर्मी से निजात मिलने वाली है, लेकिन हो रही बारिश से लोगों को कई इलाकों में जल भराव की समस्या से जूझना भी पड़ सकता है। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट सुनील कुमार के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। तो गोंडा में इन दिनों घाघरा और सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गोंडा के 2 तहसील क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालात का सर्वेक्षण करने के लिए जल शक्ति एवं सिंचाई मंत्री ने आज गोंडा जिले का हवाई सर्वेक्षण भी किया। बाढ़ के हालात को देखते हुए अधिकारियों को कई अहम निर्देश भी दिए। वहीं बलरामपुर में भी जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह औचक निरीक्षण पर पहुंच गए। पुलिस लाइन सभागार में बाढ़ खंड के अधिकारियों और जिला के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। महेंद्र सिंह औचक निरीक्षण पर पहुंच गए और देखिए ये गोंडा और बलरामपुर की तस्वीर आपके सामने है। तो उधर पहाड़ों में मूसलाधार बारिश और बादल फटने का असर अब चंपावत के मैदानी क्षेत्र टनकपुर में देखने को मिल रहा है। टनकपुर से होकर बहने वाली शारदा नदी का जल स्तर खतरनाक स्तर से ऊपर है। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने घाट के आसपास रहने वाले लोगों को सतर्क कर दिया है और घाट की तरफ जाने से रोक लगा दिया है। तो उधर सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुपरटेक बिल्डर्स को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के एमरल्ड प्रोजेक्ट को, इस प्रोजेक्ट से टावर नंबर 16 और 17 को अवैध बता दिया है और दोनों टावर को गिराने के आदेश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि 3 महीने के भीतर ये टावर गिराइए और फ्लैट मालिकों का पैसा दीजिए, वो भी 12% सालाना ब्याज के साथ।
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर मुहर लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि बिल्डर और अथॉरिटी मिलकर गैर कानूनी काम कर रहे हैं। पैसों के बल पर बिल्डर इस तरीके से नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। कोर्ट ने सख्त लहजे में साफ किया कि नोएडा में गैर कानूनी अतिक्रमण कंस्ट्रक्शन की बड़ी वजह बिल्डर और अथॉरिटी के ऑफिसर्स का गठजोड़ है। तो देखिए, सुपरटेक बिल्डर को झटका लगा है और सुप्रीम कोर्ट ने बड़े कड़े शब्दों में कहा है कि अथॉरिटी बिल्डर्स की मिली भगत ये नहीं सही है। तो कल से पहली से लेकर 5वीं तक की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। राज्य सरकार की ओर से कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाएगा, ये तय कर लिया गया है। स्कूल को जारी आदेश में कहा गया है, अगर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन ठीक से नहीं किया गया तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस फैसले पर रोक लगाने को लेकर याचिका डाली गई है। इस याचिका में मांग की गई है कि कोरोना की तीसरी संभावित लहर को देखते हुए पहली से 12वीं तक की क्लासेस का संचालन बंद किया जाए। साथ ही इस सत्र में भी ऑनलाइन माध्यम से ही पढ़ाई हो तो सही रहेगा। तो उधर नोएडा में भी कल से पहली से 5वीं तक के स्कूल खुलेंगे। ऐसे में जिले के सभी स्कूलों को कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करना होगा। ये आदेश दिए जा चुके हैं और कहा गया है कि लापरवाही बरती गई तो सख्त कार्रवाई होगी। इसी पर एबीपी गंगा ने जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर AK श्रीवास्तव से खास बातचीत की। 1 सितंबर से कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के सभी विद्यालय खोले जाएंगे, लेकिन विद्यालय खोलने को लेकर के किस तरीके की गाइडलाइंस जारी की गई है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ गौतम बुद्ध नगर के जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं DK श्रीवास्तव जी, वो मौजूद हैं। सर, ये बताइए कि किस तरीके की गाइडलाइंस जारी की गई है और क्या कुछ खास हिदायत दी गई है, क्योंकि बच्चे काफ़ी छोटे हैं और ऐसे में कोरोना वैश्विक महामारी को ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है। आपको बताना चाहूँगा कि 1 सितंबर से स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है माननीय सरकार के द्वारा, और लेकिन जो भी डायरेक्शन जारी की गए हैं कि जो कोविड महामारी को दृष्टिगत रखते हुए, कोविड के नियमों का पालन करते हुए स्टाफ एवं बच्चे उपस्थित हों और बच्चों को बाकायदा सैनिटाइजर और मास्क एवं बार बार मास्क, धुले हुए मास्क एवं सफाई का विशेष डिस्टेंसिंग रखी जाए एवं सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। सर, कोई नियमों का पालन करता हुआ स्कूल नहीं पाया गया तो किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी? क्या इसकी भी चेतावनी स्कूलों को दी गई है? हाँ, अगर कोई इस तरह से हैं तो उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी, जो भी उल्लंघन होता है प्रोटोकॉल। देखा, हमारे साथ गौतम बुद्ध नगर के बेसिक शिक्षा अधिकारी DK श्रीवास्तव जी थे। उन्होंने कहा कि स्कूलों की मॉनिटरिंग भी होगी और उनको कोरोना प्रोटोकॉल का 100% पालन करना होगा, क्योंकि बच्चे काफ़ी छोटे हैं। ऐसे में लापरवाही करने वाले स्कूलों को बख्शा नहीं जाएगा। गौतम बुद्ध नगर से वीडियो जर्नलिस्ट सुनील कुमार के साथ बलराम पांडे, ABP न्यूज़ 84 देख रहे हैं आप। चलिए बात कर लेते हैं चंदौली की। गांव के लोग बहुत खुश हैं। खुशी की वजह है कि गांव में जो मूलभूत जरूरतें हैं, सुविधाएं हैं, वो उन्हें मिल रही हैं। चकिया के हिनौती दक्षिण में गांव की बात कर रहे हैं। आजादी के बाद से मूलभूत सुविधाओं के अभाव में था, लेकिन 2017 में योगी सरकार के आने के बाद स्थानीय विधायक की कोशिशों से आज गांव में बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत जरूरतें हैं और अब ग्रामीण खुश हैं। तो इस गांव की तस्वीर आपने देख ली। अब आपको सुनवाते हैं गांव वालों का क्या कहना है, क्या कह रहे हैं इन सुविधाओं को मिलने के बाद। हमारे गांव में पहले बिजली नहीं थी 2017 के पहले, और 2017 में जब सरकार बनी तो हमारे गांव में बिजली सबसे प्राथमिकता, मूलभूत सुविधा में हम लोग बिजली की मांग कर रहे थे, और विधायक जी के द्वारा हम लोग दौड़कर प्रयास करने के बाद हम लोग यहाँ गांव में बिजली करा सकें। बिजली आने से क्या लाभ हुआ गांव वालों को, और पहले क्या बिजली की व्यवस्था नहीं थी यहाँ पर? बिजली आने से पहले तो यहाँ बीमारियाँ दूर हुई, क्योंकि बिजली आने से मच्छर अच्छा, जैसे कि पंखा का कोई भी सुविधा नहीं था, और बिजली आने से यहाँ रोजगार प्राप्त हुआ। जो कि हाथ से चौका बनाते थे, वो अब बिजली के मशीन से बनाने में जो 1 घंटे में 10 बनाते थे, जो 1 घंटे में यहाँ 50 बना रहे हैं।
मशीन से। लोगों का जीवन सुलभ हुआ बिजली आने से। जी जी। चलिए अब आपको सुनवाते हैं यहाँ के स्थानीय विधायक शारदा प्रसाद का क्या कहना है। जो आपका सवाल है कि इस गांव में आपने क्या किया, तो पहले आप जान लीजिए कि इस गांव में आजादी के बाद से जब तक अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसके पहले तक न यहाँ बिजली थी, न जल था, न यहाँ पर रोड था, न यहाँ कोई व्यवस्था दी गई थी। ये हमारे दोनों मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की देन है कि ये सरकार बनते ही इस ग्राम सभा में रोड, सीसी रोड, पानी, बिजली और शिक्षा की अच्छा व्यवस्था कराए। और उधर पंकज सिंह को बीएसएफ का डीजी बनाए जाने पर आजमगढ़ के इस तमाम क्षेत्रों में लोगों ने मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाना शुरू किया है। दरअसल पंकज सिंह आजमगढ़ के महनाजपुर थाना क्षेत्र के महुआ पार के रहने वाले हैं। वो भारतीय पुलिस सेवा के राजस्थान कैडर के अधिकारी हैं। पंकज सिंह के पिता प्रकाश सिंह भी भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी रहे हैं, जिन्हें पुलिस सुधार के लिए जाना जाता है। प्रकाश सिंह भी बीएसएफ के डीजी रह चुके हैं।